वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले राजा आमिर अब्बास साहब कह रहे थे कि ये सीपैक से ज़्यादा बड़े गेम चेंजर है डोमेस्टिकली पाकिस्तान के लिए। 2 अदद जीआईटी रिपोर्ट्स और जितनी अच्छी जीआईटी रिपोर्ट आ जाएगी, ये क्यों आप कह रहे हैं कि सीपैक से बड़ा गेम चेंजर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए? देखिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान का जो एक FATF में गया हुआ है उसके लिए, और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, ये जो हम इकॉनमी का बुरा हाल देख रहे हैं, यही 2 GIT रिपोर्ट्स को अगर हर शख्स पढ़ ले तो उसे समझ आ जाएगी कि ये इस मुल्क में जो इकॉनमी का ये बुरा हाल है, जो बोरिंग आती है और फिर वो जाती किधर है। और उसके अलावा इस GIT में जो बहुत ही उम्दा है, इतने बड़े बड़े आइकॉन्स, हर किस्म के आइकॉन्स, चाहे वो बिल्डिंग की सूरत में हो, चाहे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस के सूरत में हो, हमें नाम सामने सरफेस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ये डिटेल जब फर्दर होगी कि जी इसमें क्या खाली पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं, क्या खाली कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या सिविल सर्वेंट्स भी हैं, क्योंकि ये सोसाइटी के जो हम कह रहे हैं ना अक्रॉस द बोर्ड, इसमें तमाम सिविल सर्वेंट्स अगर नजर आते हैं तो मैं समझता हूँ अरशद साहब कि यकीन कीजिए कि ये जो 2 GITs हैं जिसका बेसिक जो सेरा जाता है या क्रेडिट जाता है गोज टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और फिर मौजूदा हुकूमत जो इमरान खान साहब की है। और वो ऐसे नहीं कह रहे कि जनाब हम अकाउंटेबिलिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बात लेकिन कहने के साथ साथ जरूरी जो उनसी है वो ये है कि हम अक्सर देखते हैं जी NRO नहीं दिया जाएगा, ये होगा, उसके बाद संभालने वाली है ग्राउंड पे इन केसेस को संभाला कैसे जाएगा। आया अगर ये सिंध में प्रोसिक्यूशंस होती हैं तो सिंध में हमने पहले बाकी केसेस में देखा कि जी प्रोसिक्यूटर्स को भी गोलियां मार दी जाती हैं, गवाहों को भी, वो आपके एक मीडिया का था उसके कितने गवाह थे वो भी गए। तो अब आया क्या, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखती है कि जी इन्हें इस्लामाबाद में चलते हैं या कहीं और चलते हैं, क्योंकि असल चीज जो अवाम ने देखनी है उन्हें रिजल्ट से सर काम है, उन्हें रिजल्ट चाहिए। ये ना हो कि जी इक्विटल हो गया, सस्पेंशन हो गई, उसके बाद उन रेफरेंसेस में कुछ नहीं होगी, पुअर प्रोसिक्यूशन होगी। ये तमाम चीजें जो कि एक NRO की तरफ लेके जाती हैं, इन्हें लुक आफ्टर करना बहुत जरूरी है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, एक सवाल जो बहुत से लोग पूछ भी रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्हें तो फ्रेम किया गया उसमें, और जो पार्क लेन में उस डायरेक्टर बनाया गया उस वक्त उनकी उम्र तकरीबन 1 साल थी। इस GIT रिपोर्ट से कोई खतरा तो नहीं है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को? देखें अरशद, जो फ्रेम करना है तो सवाल ये पैदा होता है इनको फ्रेम किया किसने। ये मेहरबानी उनके ऊपर उनके वालिद मोहतरम ने की, लेकिन इसमें से एक तस्हीह करता चलूँ, जो पार्क लेन है, जो जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज की एक कंपनी है जिसके मेन बिजनेसेस बैरिया टाउन के साथ थे और जिसको GIT ने बड़ा हाईलाइट किया है, वो सन 2007 में ये उसके शेयर होल्डर्स थे। और शेयर होल्डर जब थे तो जब सदर बनने जा रहे थे जरदारी साहब, तो उन्होंने अपने बच्चे के सियासी मुस्तकबिल पे ये एहसान किया और उसको उन्होंने CEO इसका और डायरेक्टर बना दिया। उस डायरेक्टर बनने के ज़िम्न में अभी जो नज़र आ रहा है बादी नज़र की, उन्होंने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है कि मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन GIT के सामने जब पेश हुए तो उन्होंने लालमी का इजहार किया है कि जी हसन हुसैन नवाज आके पेश नहीं होते अदालत में वालिद साहब के हवाले से, ये GIT के बिलावल साहब गए और उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया। ये तो बड़ा पुराना वालिद से लाताल्लुकी किया या इन अकाउंट ट्रांजैक्शन से किया? फिलहाल तो अकाउंट से की है, लेकिन जिस तरफ हालात जा रहे हैं देखें आगे क्या होता है। ये असल में देखें बात ये है कि जो प्रूवन चीज़ आ गई है कि पहले रातों रात अपने प्लॉट को कमर्शलाइज किया जाता है फ्रॉम रेजिडेंशियल, उसके बाद उसकी इन्फ्लेटेड प्राइस शो की जाती है और उसके एवज 3.4 बिलियन लोन लिया जाता है। एक JV की जाती है अपने ही एक फ्रंटमैन की कंपनी के साथ, और उस कंपनी में उसका जो पार्टनर है वो भी अपना ही वो जो मलशियत है या जिसको ये फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। उसके बाद जो JV की जाती है, ये कहा जाता है कि 1.5 बिलियन जब आ जाएंगे, 3.4 अरब रुपए का लोन लेंगे बैंक से। किस बैंक से? सरकारी बैंक से, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और समिट की एक वो कंसोर्शियम बना हुआ था जिसके तहत वहां से लोन आएगा 3.4 अरब के लोन में से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जरदारी ग्रुप के साथ भी कोई ताल्लुक है, कोई डेजिग्नेशन उसमें? जी डायरेक्टर CEO वही है। देखिए, जब जरदारी साहब सदर बनने जा रहे थे तो वो हट गए, तो उस वक्त के बाद फरियाल तालपुर और आसिफ बिलावल भुट्टो जो थे वो उसके डायरेक्टर नॉमिनेट हुए। लेकिन एक चीज है, सॉरी टू कट यू, ये प्रूवन आपने कहा, ये प्रूफ तो कोर्ट ऑफ लॉ में ही जाएगा, किसी ट्रायल कोर्ट में जाएगा और फिर ट्रायल कोर्ट में ये तमाम चीजें जब साबित होंगी तो तब ये कोई ऐसा भी प्रूवन से मुराद है कि GIT रिपोर्ट इसके साथ उसने 900 पेजेस के साथ लगाए हैं, 900 दस्तावेज रिपोर्ट लगे हैं जिसके अंदर तमाम इसके अंदर एविडेंस दिए हैं। इसके साथ शुरू में जो दिया है रिपोर्ट, उसके अंदर मेंशन किया है कि कौन से पेज कौन से वॉल्यूम में क्या चीज डाली गई है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर फोटोकॉपीज हैं? ये देखिए, ये तो जब रेफरेंस सारे सामने आएंगे और हमें ये बिल्कुल जानते हैं कि फोटोकॉपी कब होती है और कब वो फोटोकॉपी से ओरिजिनल से फोटोकॉपी हो जाते हैं। लेकिन जैसे एक बात की आमिर साहब ने बिल्कुल शुरू में
देखिए, दो चीज़ों को मैं कमेंट करना चाहता हूँ। मेरा यकीन जाने दोबारा से एतमाद बहाल हो गया। एक, अपने इदारों के ऊपर सबसे पहला क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि जिस तरह से उन्होंने इसका सुओ मोटो लिया और एक JIT तश्कील दी, जिससे मैं समझता हूँ उन नडर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो FIA के खास कर हैं उनको एक हौसला मिला, क्योंकि सिंध के अंदर रहते हुए इस रिपोर्ट ने जो हाईलाइट किया है जरदारी सिस्टम सिंध के अंदर, उस सिस्टम की मौजूदगी में ये चंद अफराद जिन्होंने ये पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सोर्स रिपोर्ट के ऊपर STRs जनरेट हुई, सब ये एक बड़ी मिराकल है। ये मैं समझते हैं कि ये एक लास्ट एफर्ट है। और अर्शद, इस वक्त ये चीज़ बड़ी सीरियस है। ये कह रहे हैं ना कि ये CPEC से बड़ी एक वो गेम चेंजर है। ये एक बहुत बड़ी अवेकनिंग है हमारे मुल्क के लिए। ये बात सिर्फ आसिफ अली जरदारी या इनके हवारियों के ऊपर नहीं है, ये बात इस वक्त पाकिस्तान की सालमियत का निशान है। FATF के अंदर आपके साथ सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपके मुल्क के अंदर कोई निज़ाम दुरुस्त नहीं चल रहा। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है, हवाला है, हुंडी है, और ये रिपोर्ट अब साबित कर देती है कि इस मुल्क के हुक्मरानों ने उस निज़ाम को बनाया हुआ था, चलने दिया था। जब आपके बैंक्स इस चीज़ में मुलविस होंगे, आपके FMU इसकी STRs जनरेट नहीं करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपना रोल अदा नहीं करेगा, SCCP अपना रोल अदा नहीं करेगा, FBR अपना रोल अदा नहीं करेगा, तो फिर यही अकाउंट्स दहशतगर्द भी इस्तेमाल करेंगे, हर किस्म के क्रिमिनल एलिमेंट्स पूछना है कि ये सिर्फ सिंध का चैप्टर है या ये पंजाब में भी है? देखिए, ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई है ये सिंध की हद तक हुई है और ये सिंध में, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर ताने बाने, बिलावल हाउस का, जरदारी हाउस का जिक्र है, लेकिन ये प्रैक्टिस कह रहे हैं ना राजा में, वो प्रैक्टिस देखिए हुंडी हवाला की, इसके अंदर जो चीजें बताई गई इसमें हैं। एक अहम सवाल है क्योंकि टाइम कम है। राजा आमिर बात साहब, सिंध हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को भी तलब कर लिया गया, रिकॉर्ड वगैरह उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। इससे सिंध हुकूमत के लिए इस JIT रिपोर्ट के बाद कोई मुश्किलात में इजाफा हो सकता है? देखिए, मुश्किलात में मैक्सिमम क्या होगा, क्योंकि ये वो नैब के और अगर FIA के केसेस बनते हैं, अब नैब में तो चेयरमैन नैब की मर्जी है किसे वो अरेस्ट करता है, जिसे नहीं करता है। 16 नैब, लेकिन अगर FIA के केसेस बनते हैं, संभाले नहीं गए, 16 संभाले। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के FIA के केसेस बनते हैं तो उसमें वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, उसमें अरेस्ट मस्ट होंगे। अब देखना यह है कि अगर ये FIA के मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बनते हैं, जी बिल्कुल, और अब देखना यह है कि आया वो अगर CM साहब हैं इसमें, जैसे एलिजिडली कहा जा रहा है, तो जो सियासत है वो तो जेल के अंदर से भी हो सकती है, इसमें कोई ऐसा CM साहब का है कोई जिक्र इसमें JIT जी रिपोर्ट? बिल्कुल, CM को तो पूरा रोल फ्रॉम जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर के टाइम से लेके जो उन्होंने बेहतर कारकर्दगी दिखाई अवाम को लूटने की, जब वो CM बन गए उस वक्त भी रोल रहा और फाइनेंस मिनिस्टर के ज़माने में भी रोल रहा, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये तो बड़ी साफ चीज़ उनके बारे में बता दी गई है। अच्छा, राजा अमरा साहब, इकबाल साहब ने बात की कि निज़ाम पे एतमाद बहाल हो गया। FIA ने इसमें कितना अहम किरदार अदा किया, और ख़ास तौर पे जो उसकी टॉप मैन ऑल्सो मैटर्स बशीर मेमन साहब, सुप्रीम कोर्ट ने खास हिदायत की थी कि वो या DG FIA रहेंगे, और ये उन्होंने काम कर दिखाया। जो सिंध में थ्रेट्स थे उसका जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने भी जिक्र किया। ये थ्रेट्स वहाँ पे रह के नॉन कोऑपरेशन, इसके कोई लीगल असरात भी होते हैं सिंध हुकूमत पे या नहीं? देखिए, लीगल ये है कि जो अगर प्रोसिक्यूशन वहाँ के ही होगी, वहाँ पे ही अगर ये केस चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बात वही हुई कि जैसे पहले भी हमने जजमेंट में देखा कि माफिया का लफ्ज़ अगर यूज़ होता है, और अब अगर जज साहब खुद कहते हैं थ्रेट्स हैं, और हमें ये ज़ाती तजर्बा है कि IOs को जो छोटे लेवल के होते हैं उन्हें जान से मारने की धमकियाँ, दूसरी धमकियाँ होती हैं। और इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ, जो राज साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस केस में भी जब ये JIT बनी थी तो JIT ने सुप्रीम कोर्ट के सामने आके कहा कि जी सिंध में सिंध गवर्नमेंट हमें रिकॉर्ड नहीं दे रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्पेशली कराची में बेंच लगाया और तमाम सिविल सर्वेंट्स को तलब किया और उनकी मावनत की एक तरह से कि उनको रिकॉर्ड लेके दिया। तो ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर ये केस कराची चला गया या वहाँ रेफर हो गया फिर अल्लाह हाफिज है, फिर कुछ नहीं हो सकता। इस केस को मैं समझता हूँ यहाँ पे चलना चाहिए, इस्लामाबाद में चलना चाहिए, नैब को दें, FIA को दें, जो रिकमेंडेशन है उसके मुताबिक हो, लेकिन ये कम से कम इसमें जो प्रोटेक्शन है ना वो बड़ी ज़रूरत है। हम देख चुके हैं कि यहाँ पे प्रोसिक्यूटर्स, गवाह, जजेस सबको निशाना बनाया जा चुका है। राजा आमिर अब्बास साहब दोनों का प्रोग्राम में का शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे इदारे उन पे एतमाद लोगों का बहाल होता जा रहा है, और इस केस में FIA ने बहुत अच्छा काम किया, और जिसको रिपोर्ट में भी मेंशन है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क उसको अनर्थ किया। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिएगा।